हेलो दोस्तों, आज हम जो लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं वो ऐसा लेक्चर है जो हमारे सामने अभी आगामी एक परीक्षा जो हमारे सिर पर खड़ी है उस परीक्षा को लेकर है। इस परीक्षा में आप सभी को पता है कि लगभग 10,000 के आसपास पार्टिसिपेंट HPSC के द्वारा निकाली गई कॉलेज कैडर की भर्ती में शामिल होंगे। कंपटीशन भी बहुत अच्छा है और पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं। आज तक अगर देखा जाए हरियाणा के रिकॉर्ड में कॉलेज कैडर की भर्ती को लेके इतनी बड़ी पोस्ट नहीं आई है। हमने अपने पूरे अनुभव के साथ एक ऐसा क्वेश्चन बैंक तैयार किया है जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इस भर्ती के अंदर जैसे जैसे सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन की एक लिस्ट आज हम जारी कर रहे हैं कि जो आपकी लगभग आपको पेपर में इस पैटर्न पे प्रश्न मिलेंगे जो फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन वही कैंडिडेट अच्छे तरीके से उनके जवाब दे पाएगा जिन्होंने इस मैटर को अच्छे तरीके से समझा होगा, अच्छे तरीके से एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया होगा। अब बात ये भी आती है कि हमने ये जो लिस्ट है ऐसे किस बिहाफ पे इस तरह की तैयार की है। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले PGT लेक्चरर की वैकेंसी आई थी और बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें हमने एक अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन की एक लिस्ट तैयार की थी जो मैंने 5-4 मेरे साथियों को भेजा था। उसमें से लगभग 12-13 क्वेश्चन जो 15 हमें करने थे वो हूबहू वैसे ही आए थे कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसको हमने इस तरीके से जवाब देना है, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस बेस्ड पे आधारित थी। क्योंकि जब आप अपने बिल्कुल मेडिटेशन के साथ, अंतरात्मा के साथ किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप पर पेपर बनाने वाले की जो मनोदशा होती है उसको हम समझ सकते हैं। तो इस बिहाफ पे मैंने या मेरे स्टाफ के द्वारा एक लिस्ट तैयार की गई है जो अप्रॉक्स 45 के आसपास क्वेश्चन है। हालांकि जो PGT वाले में थोड़े से कम क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की थी, इसमें हमने 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए डाले हैं क्योंकि कॉलेज कैडर का जो आपका सिलेबस है वो आपका ज़्यादा है कंपैरेटिव PGT लेक्चरर से। तो उस आधार पे हमने ये क्वेश्चन बताए हैं कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जो भी कैंडिडेट इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेगा तो वह 100% सब्जेक्टिव पेपर्स जो होगा उसको अच्छे तरीके से उनका जवाब दे पाएगा। तो मैं आपको जो जो क्वेश्चन हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड क्या बातें हमारे एग्ज़ाम में आएंगी, तो उनके ऊपर डिस्कस करूँगा। तो देखिए वैसे जो ये मैटर लिखा गया है ये सारे के सारा हमारा एक बुक के अंदर भी है, परंतु उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। कम टाइम में आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझिए, इस तरीके से आप तैयारी करके चलेंगे तो आप 100% सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसे जो ये सिलेबस या जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं मैं कोशिश करूँगा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाई जाए और आप उसको उस तरीके से सोच समझ कर अच्छे तरीके से अपना मैटर तैयार कर लें। तो पहला मैंने लिखा है कि राइट ए नोट कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी बाय अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, इमैनुअल कांट, अरिस्टोफेन, बर्नार्ड वारेनियस, हेटनर, ब्लास और चार्ल्स डार्विन या टोल्मी। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसे तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे महान ज्योग्राफर हुए हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को बहुत कुछ दिया है, परंतु ये मेन ज्योग्राफर हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, कार्ल रिटर है, इमैनुअल कांट है, अरिस्टोफेन है। इनका आपको जन्म से लेके यहाँ इनकी एजुकेशन कहाँ कहाँ हुई, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी एजुकेशन कहाँ हुई, उसके बाद में ज्योग्राफी में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, यानी मेरा कहने मतलब क्या कुछ बुक्स लिखी, क्या स्टेटमेंट दी, क्या शब्द दिया, क्या इनकी मेथडोलॉजी रही, ये हमें पता होना चाहिए। और ये अपने उस नोट्स के अंदर या मेरा कहने का मतलब जो बुक आ रही है कॉर्नरस्टोन ऑफ ज्योग्राफी जो पूरी की पूरी सब्जेक्टिव है, उस बुक में हमने अच्छे तरीके से इसको लिखा है इन सभी का डिटेल्स।
सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये बताना चाहा कि इनके अंदर इनमें से कोई ना कोई एक आपका पेपर में पूछा जाएगा, आप चाहे ज़्यादा ना भी पढ़ें। बर्नार्ड वारेनियस जैसे अब की बार पीएचडी लेक्चर में शायद पूछा गया था, ठीक है, और ये हमने उस लिस्ट में भी लिखा था कि ऐसा एक प्रश्न आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है कि राइट ए मैकेनिज्म ऑफ साइक्लोन एंड स्पेशली डिस्क्राइब्ड टू द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी आपको साइक्लोन का पूरा मैकेनिज्म पहली बात तो पता होना चाहिए कि साइक्लोन बनता कैसे है, क्योंकि आपको पता है साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है या एंटी साइक्लोन है, इसका पूरा मैकेनिज्म कि किस में आपका फ्रंट की ज़रूरत है किस में नहीं है, वो सारा का सारा आपका किस पे इसको मापा जाता है, इसकी कहाँ पर कैसी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर का जो भी सीन होता है वो पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए। परंतु मैंने आगे क्या बात लिखी है कि डिस्क्राइब टू द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी जो बंगाल की खाड़ी के कोस्ट पे जो इसका एक अपना अलग प्रभाव रहता है उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो वो इस तरीके से ही पूछेगा कि अरेबियन सी के कोस्ट पे क्या फिनोमिना होता है, बे ऑफ बंगाल में क्या कारण रहता है, वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, अरेबियन सी में कम यानी कम क्यों आते हैं साइक्लोन, और ज़्यादातर विनाशकारी आपका बे ऑफ बंगाल का कोस्ट क्यों रहता है, तो वो सारा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मानसून एंड हाउ अफेक्टेड बाय इंसो, आपको मानसून क्या है और मानसून के ऊपर इंसो का क्या प्रभाव रहता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकेला मानसून का भी पूछा जा सकता है, अकेला इंसो का भी पूछा जा सकता है, और इंसो और मानसून का इकट्ठा प्रश्न भी बनाया जा सकता है। राइट ए कंप्रेहेंसिव नोट ऑन इकोलॉजिकल यूनिट लाइक एज ए नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड देयर करेक्टरिस्टिक एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो थोड़ा बहुत जो लिखने में टाइपिंग के दौरान कुछ मिस्टेक हो गई हैं, तो मैं आपको आपके सामने जो बता रहा हूँ कि आपको जो भी इकोलॉजिकल यूनिट्स जैसे नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस एक्ट के थ्रू इनको सेटअप किया जाता है, इंडिया में एट प्रेजेंट कितने हैं, कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए स्पेशली जाना जाता है, गवर्नमेंट की क्या कुछ पॉलिसी होती हैं, हम कितना क्या कुछ किस में चेंजमेंट ला सकते हैं, आपको हर चीज़ का पता हो, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, क्या क्या टाइम टू टाइम इसमें आपके एक्ट वगैरह आए हैं, अम्ब्रेला एक्ट क्या था। तो इस तरह के आपको जो भी देखने को मिले इकोलॉजिकल यूनिट्स पे आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एयर प्रेशर बेल्ट एंड हाउ इम्पैक्ट टू द क्लाइमेटिक जोन, एयर प्रेशर बेल्ट क्या है और इसका क्लाइमेटिक जोन पे, क्योंकि आपको पता है कि एयर प्रेशर बेल्ट आपकी खिसकती हैं तो क्लाइमेटिक जोन पे भी इसका इफेक्ट होता है, और क्लाइमेटिक जोन आपके चेंज भी होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कि एयर प्रेशर बेल्ट कहाँ पर कौन सी है, उनके बीच में क्या क्या सेल्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि CS एक क्लाइमेट है आपकी मेडिटेरियन क्लाइमेट्स, जो कोपेन के अकॉर्डिंग CS बोलते हैं, जहाँ पे गर्मियों में आपका सूखा पड़ता है, सर्दियों में बारिश होती है, तो उसका एयर प्रेशर बेल्ट के थ्रू कैसा लिंक्स है, ऐसे ही आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन टू द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वाल्टर कोपेन एंड थॉरनथवेट विद द कंपैरिजन है, थोड़ा सा इन मिस्टेक्स को आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मेरा कहने का मतलब इनको इग्नोर कर दीजिएगा। कि आपने जो आपका व्लादिमीर कोपेन है और जो थॉरनथवेट है उसके बारे में आपको पूरा ध्यान से पता होना चाहिए कि कोपेन का क्लासिफिकेशन कब आया, थॉरनथवेट का कब आया, किसका किस पर आधारित था, कौन सा जेनेटिक था, कौन सा एम्पेरिकल था, ठीक है, किसने प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का यूज़ किया, किसने थर्मल एफिशिएंसी का यूज़ किया। और वाल्टर जो ये आपका व्लादिमीर कोपेन है, इनका जो कंसेप्ट था आपका, ये कंसेप्ट आपका किसके ऊपर आधारित था, कैंडोल के ऊपर आधारित था। तो वो सारा का सारा मैकेनिज़्म कि मेगाथर्मल क्या है, जेरोफाइटस क्या है, मेसो क्या है, माइक्रो क्या है, केस्टोथर्मल क्या है, पूरा डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेन कीजिएगा, और दोनों का कंपैरिजन इंडिया लेवल पे भी और वर्ल्ड लेवल पे भी आपको पता होना चाहिए। और हालांकि रियल में इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है जो पूछने की पूरी जिज्ञासा रहेगी एग्ज़ाम में इसकी। एक्सप्लेन द प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट इन द रेफरेंस ऑफ द अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेस एंड आर्थर होम्स। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट के ऊपर एक वीडियो भी बनाई गई थी, तो आपको पता हो कि प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो आपकी सेस्मिक एक्टिविटी के साथ भी जोड़ जाता है, आपका कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा लिंक है इस टॉपिक्स का। तो प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट को आपने एक्सप्लेन करना है, और वेगनर, हैरी हेस और आर्थर होम्स का क्या योगदान रहा था प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट को लेके।
और नेक्स्ट है एक्सप्लेन टू इंडियन सॉइल प्रोसेस, आपको इंडिया की जो भी सॉइल जहाँ जहाँ पे पाई जाती है और वो सॉइल किस प्रकार बनी है, कोई टेम्पोरल चेंज है या केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बनी है, कहाँ कहाँ किस किस राज्य में किस सॉइल का विस्तार है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अब की बार पेपर में पूछा गया था पीजीटी लेक्चर वाले में अकेला लेटेराइट सॉइल के बारे में, तो आपको हर सॉइल का पता हो, ब्लैक सॉइल कहाँ पे है, सैंडी सॉइल कहाँ पे है, लूमी सॉइल कहाँ पे है, एल्यूवियल कहाँ पे है। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द आइसोस्टेसी कंसेप्ट, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एरी आइसोस्टेसी वैसे तो डट्टन ने दिया था, परंतु मेनली जैसे एरी ने काम किया तो उसके विपक्ष में आपका प्राट ने काम किया, फिर एरी के समर्थन में आपके जोली और आर्थर होम्स आ गए, तो ऐसे ही प्राट के समर्थन में आपके हैफर्ड एंड बोवी आ गए। तो उसका आपने बताना है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ या यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी, उसको प्रॉपर वे से आपने कंपैरेटिव स्टडी आपने करनी है, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक्सप्लेन टू द मैकेनिज्म ऑफ टाइड, आपको इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, टाइड कब आता है, किस तरह का फोर्स इसके लिए ज़रूरी है, सिजगी क्या है, नादिर क्या है, जैनिथ क्या है, ये सारा सिस्टम जब हमें ध्यान रहेगा तो हम बता सकेंगे कि एक टाइड टू टाइड कितना गैप होता है, एक टाइड एंड एब के बीच में कितना गैप रहता है। तो ये सारा सिस्टम हमें तभी समझ सकते हैं जब आपको अच्छे तरीके से इसके ऊपर पढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। राइट ए नोट ऑन कोरल ब्लीचिंग, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, राइट ए नोट ऑन कोरल ब्लीचिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोरल, यहाँ से भी ये भी हमने उस लिस्ट में पहले लिखा था ऐसा कि भाई ऐसा पेपर में प्रश्न आएगा, जो हमने लोगों के बीच में पब्लिकली उसको पब्लिश नहीं किया था। 5-4 कैंडिडेट जो अपनी तैयारी कर रहे थे कि आप ऐसे तैयारी कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन सेट करने वाला यहाँ से प्रश्न 100% सेट करेगा, और उसने पूछे भी थे। तो राइट ए नोट ऑन कोरल ब्लीचिंग की कोरल ब्लीचिंग है क्या और ये कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पे कम होती है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा उस वे से समझिएगा कि कोरल है क्या, कोरल के लिए क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए, आपको पूरा पता हो। फिर कोरल ब्लीचिंग कैसे होती है, कोरल ब्लीचिंग ज़्यादा किस एरिया में हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है इंडियन ओशन के अंदर कोरल ब्लीचिंग ज़्यादा होती है, कारण क्या है, एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिलता है इस एरिया में, डेवलपिंग कंट्री या इंडस्ट्रीज़ का जो पोल्यूशन है वो सारा का सारा इसके अंदर उड़ेल दिया जाता है नदियों के थ्रू। तो ये चीज़ें आपको पता हो यहाँ पे, तो कोरल का टॉपिक बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंस्ट्रक्टेड डायग्राम ओशियनिक करंट सर्कुलेशन, बिल्कुल ओशियनिक करंट सर्कुलेशन का पूरा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसको तो एक लाइन लिखनी है, तभी से आपको पूरा ड्रा करना आना चाहिए कि कंस्ट्रक्टेड डायग्राम ओशियनिक करंट सर्कुलेशन, क्या पता वो आपसे ओनली कोल्ड करंट पूछ ले, क्या पता ओनली वार्म करंट पूछ ले, क्या पता पूरे का पूरा भी पूछ ले, तो आपको पता हो वर्ल्ड लेवल पर कौन सी कोल्ड हैं, कौन सी वार्म हैं, और किसका इम्पैक्ट कौन से कोस्ट पे है, किस करंट के वजह से आपका कहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है और कहाँ पर आपका सूखा पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि ठंडी जलधाराएं जहाँ पर बहती हैं वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है, और गर्म जलधाराएं जहाँ पर बहती हैं वहाँ पर रेनफॉल होना स्वाभाविक सी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3 डायग्राम ऑफ ओशियनिक मॉर्फोमेट्री स्पेशली इंडियन अटलांटिक एंड पैसिफिक। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो 3 मेनली आपको 3, वैसे तो आपको पता है कि आर्कटिक ओशियन भी है, और 5वां जो आजकल हम पढ़ते हैं कि साउथ ओशियन जिसको बोलते हैं या सदर्न ओशियन बोलते हैं, परंतु आप इंडियन अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन, इन 3 ओशियन को ध्यान से पढ़िएगा। इन तीनों ओशियन कि आपको मॉर्फोमेट्री पता होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कौन कौन सी ट्रेंचेज हैं इनमें, ठीक है, और कौन कौन से आइलैंड्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका, जैसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक है, चाथम कटक है, ठीक है, और आपका ऐसे ही अटलांटिक ओशियन में जैसे चैलेंजर है, डॉल्फिन है, कहाँ पे टेलीग्राफ प्लेट्यू है, कहाँ पे विविल थॉम्सन है, कहाँ पे वाल्विस है। ऐसे ही पैसिफिक का आपको पता हो अल्बर्टास वगैरह का, तो पूरे का पूरा सिस्टम आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी ट्रेंचेज वगैरह हैं, कौन कौन सी आपकी रिज हैं। ऐसे ही सोलर सिस्टम विद रोटेशन ऑफ अर्थ एंड फैक्ट अबाउट आवर प्लैनेट्स, कि सोलर सिस्टम है क्या, और इस सोलर सिस्टम में जो हमारी अर्थ है जो रोटेशन कर रही है उसके पीछे आपके क्या क्या फैक्ट हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पृथ्वी के रोटेशन होने से आपका क्या चेंज आ रहा है,
क्या सीजनल चेंज क्या है, दिन और रात का क्या पैटर्न होता है, वो सारी बातें जो इसके जिस ऑर्बिट में ये घूम रही है वो फंडा आपको पता होना चाहिए। एक ऐसा भी एस्ट्रोनॉमिकल टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। राइट ए कंपैरिजन नोट ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ विद द मोनिस्टिक एंड ड्यूलिस्टिक अप्रोच। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, आप सब ने पढ़ा है कि हिस्ट्री ऑफ अर्थ के ऊपर की इमैनुअल कांट ने भी काम किया, सिफिड कंसेप्ट वगैरह में भी आपने पढ़ा है, किसी का आपने एक तारक क्या सॉरी, अब जैसे कोमेट हाइपोथेसिस है, कास्ते द बफन वगैरह की, लाप्लास वगैरह का, जॉर्ज लेमेंटियर का, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम किया है। तो इनमें से कुछ हाइपोथेसिस या कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो मोनिस्टिक हाइपोथेसिस पे काम करते हैं, यानी एक तारक परिकल्पना, और कुछ ऐसे हैं जो ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस अप्रोच पर काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी ने तो ये माना कि एक तारे के विखंडन से ही आपकी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और किसी ने कहा कि दो या दो से अधिक तारों का जब आपस में टकराव हुआ तो उस तरीके से वो उनका कोलिजन होता गया और धीरे धीरे करके आपकी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो इसको लेके भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या आप अकेला मोनिस्टिक पे पूछ ले या ड्यूलिस्टिक पे पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ विद रेफरेंस टू द सेस्मिक एक्टिविटी, यहाँ से भी हमने पहले बोल दिया था कि ये प्रश्न आएगा, और ये पीजीटी लेक्चर में भी क्वेश्चन आया था, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ विद द रेफरेंस टू द सेस्मिक एक्टिविटी, तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी शुभम सर ने एक पिछले लेक्चर में बताया भी है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा है, किस किस स्कॉलर ने काम किया है, और वो जो उसके बाद में आपको अलग अलग लेयर बताई गई हैं। तो उसके बाद में मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप इस चीज़ को सेस्मिक एक्टिविटी के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सेस्मिक एक्टिविटी से भी हमें कहीं ना कहीं इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी वेव्स हैं वो कुछ लेयर्स में जाके गायब हो जाती हैं, कुछ में तेज़ चलती हैं, कभी शांत होती हैं। तो ये जो उसकी कभी स्पीड ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गायब हो जाना, ये साबित करता है कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में कहीं ना कहीं एक डिसकंटिन्यूटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आपके अलग अलग लेयर्स का निर्माण है। तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को आप विद सेस्मिक एक्टिविटी के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ रॉक्स एंड टाइप ऑफ रॉक्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जा सकता है एक सिंपल वे से। ऐसे ही राइट ए पैराग्राफ विद डायग्राम टू द माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, जो कोबर के द्वारा दिया गया काम है वो आपका माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी, उसको आपने अच्छे तरीके से बताना है कि माउंटेन आपके कैसे बनते हैं, जो भी आपका क्रेटोजन क्या है, स्वासिनबर्ग क्या है, मीडियन मास क्या है, नार्वे क्या है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए जो अपने नोट्स वगैरह में भी अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। कंपैरिजन बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइप के दौरान थोड़ा सा पता नहीं चल पाया फास्टली, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आया हुआ था कि वीडियो जल्दी से जल्दी बनाइए। कंपैरिजन बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम विद डायग्राम, तो यानी जो आपका डेविस का और वाल्टर पैंक का जो काम आया था, आपको पता है क्लोज सिस्टम पे डेविस ने काम किया था, और ओपन सिस्टम के ऊपर आपका किसने काम किया था, आपका ओपन सिस्टम के ऊपर काम किया गया था वाल्टर पैंक के द्वारा 1924 में, जबकि 1889 में क्लोज सिस्टम के ऊपर काम किया गया था WM डेविस के द्वारा, जो एक ज्योग्राफिकल ऐसे नाम से बुक आई थी जिसमें क्लोज सिस्टम आया था, जो बुक आई थी 1909 में, जबकि वाल्टर पैंक की बुक थी द मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, उसका कंपैरिजन करना है कि कहाँ पर आपका कैसा स्लोप रहेगा, आपका यूथ स्टेज, मिडिल स्टेज, और जो आपका ओल्ड स्टेज वगैरह का जो कंसेप्ट है वो आपका डेविस लेके चलेगा, और वाल्टर पैंक का अपना अलग रहेगा, ग्लिच फार्मिंग वगैरह, अबस्टीज इन डे या फस्टीज इन डे वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रहे अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने पढ़ने हैं। तो वैसे ही एक क्वेश्चन आपका पूछे जाने की पूरी संभावना है इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न को लेके। अब इंडियन ड्रेनेज पैटर्न में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने रैंडमली इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सारे के सारे अपनी जो बुक है कॉर्नरस्टोन ऑफ ज्योग्राफी, उसमें प्रॉपर वैसे इंडिया के ये क्वेश्चन आएंगे, जो मॉर्फो के ये आएंगे, ओशियन के ये आएंगे, क्लाइमेट के आएंगे, उसमें उस तरीके से सेट किया गया है। यहाँ पर मैं रैंडमली बता रहा हूँ आपको। तो इंडिया डिस्प्यूटेड ड्रेनेज सिस्टम, सतलुज, व्यास लिंक वगैरह, कावेरी एंड गोदावरीज, जो भी इस तरह की जो मेन नदियां हैं, उन नदियों के ऊपर जो आज विवाद चला हुआ है 2 या 3 स्टेटों के आपस में, उन डिस्प्यूटेड रिवर्स को आपने पढ़ना है।
कि उनका क्या मुद्दा है, कितने पानी का क्या कुछ मेन इशू है जिसके ऊपर ये विवाद चला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाला एक मुद्दा चलता रहता है SYL को लेके। ऐसे ही पॉपुलेशन पॉलिसी रिगार्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सोचने वाला है कि पॉपुलेशन पॉलिसी यानी जो आज एट प्रेजेंट में इंडिया जैसे देश में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, तो उसको लेके गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ क्या क्या हैं, आपको क्या गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या पैरामीटर निर्धारित कर रही हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे डीपली मेडिटेशन ऑन द माइग्रेशन मॉडल, फर्टिलिटी मॉडल। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन में कुछ मॉडल हैं, माइग्रेशन को मॉडल हैं, फर्टिलिटी के मॉडल हैं, जैसे कि अगर आपको बताऊँ लॉ ऑफ माइग्रेशन है, लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी है, कंपीटिंग माइग्रेंट मॉडल है और माइक्रो एनालिटिकल मॉडल है। ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स हैं, या डेमोग्राफिक है, या मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल है, या इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस तरीके के बहुत सारे मॉडल हैं। ऐसी फर्टिलिटी को लेके कुछ थ्योरियाँ हैं, जैसे फेकुंडिटी एंड प्रिंसिपल, डाइट थ्योरी, प्रोटीन थ्योरी, इस तरीके से। तो उन सब को आपने अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई ना कोई ऐसा रिलेशन बना के पूछेगा वो, जो आपके लिए पहले थ्योरी को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरियाँ अपने PhD लेक्चर वाले एग्ज़ाम में नहीं थी, परंतु अपने HPSC कॉलेज कैडर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा है कि यहाँ से आपका पेपर आएगा। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। राइट ए नोट ऑन HDI एंड पैरामीटर कंपेयर विद द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़। ये शायद कोई क्वेश्चन नंबर उठा लिया है इसने, तो ये ऐसा, ये 4 डिजिट को आपने ध्यान नहीं रखना। ये मेरा कहने का मतलब जो 4 लिखा गया है, तो आपने HDI है क्या, किस किस स्कॉलर ने बनाया, कब बनाया। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि 1990 में बनाया, महबूब उल हक एंड अमृत्य सेन थे, एक पाकिस्तान से थे, एक भारत से थे। इसके लिए 3 पैरामीटर मेन थे, ये 3 पैरामीटर्स थे। जो 3 पैरामीटर्स में आप कह सकते हो कि जैसे कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड, या पर कैपिटा इनकम आपका ये, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये, और एक आपका एजुकेशन लिटरेसी रेट। तो मेनली लिविंग स्टैंडर्ड या पर कैपिटा इनकम एक ही बात है, उसके बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और आपका लिटरेसी रेट। तो ये 3 पैरामीटर के आधार पर HDI बनाया जाता है, और इसका आपने कंपैरिजन करना है कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है। अब जैसे भारत का जो आंकड़े हैं, जो वो 0.64 के अराउंड आपकी वैल्यू है, तो उस आधार पे आपने देखना है कि कौन सा आपका हाई क्लास में आता है, कौन सा मिडिल में, और कौन सा लो में, और कौन सा आपका बिल्कुल निचले पायदान पे है। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूरे चांसेज, और अब की बार भी आया था पेपर में, PGT में भी था। व्हाट इज़ पैराडाइम एंड द एक्सप्लेन्ड विद द ह्यूमनिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक व्यूज़, ये भी पेपर में आया हुआ था प्रश्न। तो यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये है कि पैराडाइम क्या है, आपको पता होना चाहिए, चिंतन फलन क्या है। जो पैराडाइम आए थे तो उसके 2 पैरामीटर थे यहाँ पे, एक आपका पॉजिटिविज्म को लेके चला था और एक आपका सोशलिज्म को लेके चला था। तो सोशलिज्म आपका एक किस्म से अगर देखा जाए तो ह्यूमनिस्टिक है, और पॉजिटिविज्म साइंटिफिक बेस्ड होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे काम करता है। तो ये आपका कैपिटलिस्टिक व्यू है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको पैराडाइम को अच्छे तरीके से समझना है। अगर कहीं दिक्कत आए तो आप स्पेक्ट्रम ज्योग्राफी या अपने कॉर्नरस्टोन ऑफ ज्योग्राफी में ये चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सुएज एंड पनामा, ये फिर यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, परंतु आप ध्यान रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। ये मिस्टेक शायद मेरे से गलत PDF अपलोड हो गया, थोड़ा बहुत तो जिसमें करेक्शन थी वो नहीं हो पाई, परंतु आप इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सुएज एंड पनामा कनाल, यानी जो सुएज और पनामा जो कनाल है, उस सुएज और पनामा कनाल की पूरी इंपॉर्टेंस क्या है एक ग्लोबल ट्रेड के अंदर, वो चीज़ को आपने बताना है। आपको पता हो कि सुएज कनाल कहाँ पे है, किन किन को जोड़ती है, कौन कौन सी लेक्स इसके बीच में है, कब बनी, किसके द्वारा बनाई गई, क्या इसकी विड्थ है, क्या इसकी लेंथ है, क्या इसकी डेप्थ है, कौन सी चट्टानों वगैरह को काट के बनाएगी, वो हिस्ट्री तो आपको ध्यान होनी चाहिए। परंतु क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपने बताना है कि ग्लोबल लेवल पे कितना ट्रेड इस कनाल से होता है, कितना किन किन देशों को हो रहा है, किन किन प्रोडक्ट्स का हो रहा है, कितनी डिस्टेंस आपकी बच जाती है। ये इस तरह की इम्पोर्टेंस आपने सुएज की एज वेल एज
पनामा नहर की आपको बतानी है। राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम, ये भारत के ग्रिड सिस्टम को आपने बताना है, जो अभी एट प्रेजेंट 5 आपके कॉर्नर कहूँ या 5 छोर पर ये बना हुआ है। जिस दिन 4 में बन जाएगा उस दिन हमारी बिजली की समस्या भी गायब हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम का अब की बार भी पेपर में पूछा गया था, पीजीटी वाले में भी, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। राइट ए नोट ऑन न्यू नेशनल हाईवे रूट सिस्टम टू डेवलप द बैकवर्ड रीजन्स। मैं आपको बताऊँ अभी क्या है कि 2020 के बाद में क्या है, नई नेशनल हाईवेज़ रूट का एक मैप आपके सामने आ गया है। पहले जैसे 1 नंबर अमृतसर से दिल्ली, फिर दिल्ली से कोलकाता, ऐसे होता था। आपको पता है भी किसी भी देश के रूट अगर अच्छे हैं तो वह देश प्रगति की राह पर होगा। तो उस आधार पर जहाँ जहाँ पर नेशनल हाईवे गुजरे थे वो आज शहर बड़े मेट्रोपॉलिटन या मेगा सिटी टाइप में बन चुके हैं। परंतु जिन शहरों में या जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में नेशनल हाईवे वगैरह या मैं कहूँ हाईवेज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो आज निचले पायदान पर हैं। उस बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए नेशनल हाईवे को तैयार किया गया है, जो OD1 नंबर के ऊपर आधारित हैं। आपको मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, ओड और इवन। ओड आपको पता है विषम संख्या होती है और इवन आपकी सम संख्या होती है। यानी जो लेटिट्यूडिशनल जो प्लेस हैं, सपोज मैंने कह दिया उरी टू ले, या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, कहने का मतलब जो आपको कहने का मतलब लेटिट्यूडिशनल टाइप के कोई शहर होंगे जिनको जोड़ रहा है, वो शहर आपका ओड नंबर का होगा। यानी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो 2 सिटी को अगर जोड़ता है तो वो आपका क्या होगा, ओड नंबर का होगा। जबकि जो नॉर्थ टू साउथ कोई सिटी को जोड़ता होगा वो आपका क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, यानी सम संख्या। तो ये ध्यान रखना है नेशनल हाईवे। और ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूं, जितना भी हमारा हिमालयन पोर्शन था, ठीक है, यहाँ तक कि जैसे जम्मू कश्मीर का है, हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, अरुणाचल या वगैरह, यानी ये जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, और एक आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का एक 4 नंबर है जो एक इवन नंबर पे है। परंतु उससे अलग जो भी हैं आपके जम्मू यानी वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, इस रूट में पूरे टॉप 10 नेशनल हाईवे हैं आपके। अब तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ WTO एंड देयर राइट ऑन वर्ल्ड लेवल ऑन ट्रेड सिस्टम, कि आपको पता होना चाहिए WTO है क्या और उसके क्या कुछ अधिकार हैं आज जो वर्ल्ड लेवल ट्रेड सिस्टम के अंदर। तो इस WTO की पूरी जो भी ब्रांचेज वगैरह हैं, कैसे सामान का आदान प्रदान होता है, क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं इसके जो भी मेंबर्स होते हैं। तो आपको पता हो कई बार जो प्री एग्ज़ाम वगैरह भी होना है वहाँ पे पूछा जा सकता है कि पहले ये गेट था, फिर ये WTO बना, कब बना, कैसे बना, क्या कारण था, तो वो भी हमें पता हो। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ, क्रिटिकली वैल्यूएट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी मॉडल्स, यानी मॉडल आपको आने हैं, परंतु क्रिटिकली मैंने वो वर्ड लिया है, एक आलोचनात्मक ढंग से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और आलोचना का फंडा अगर मैं आपको बताऊं, अगर जिस बंदे ने इन कंसेप्ट को, इन मॉडल्स को अच्छे तरीके से समझ लिया पहले, तो वो आलोचना कर सकता है, परंतु उससे पहले आपके अंदर एक रिसर्चर वाली सोच होनी चाहिए कि हाँ रियल में ये कंसेप्ट ऐसे है और इस कंसेप्ट में ये कमियां रही हैं, कमियां रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट आए हुए आज 100, 150, 200 साल हो चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में द आइसोलेटेड से 1826 में आई थी, आज 2026 आने को है, तो कुछ कमियां रहेंगी आज के टाइम के अनुसार, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो वैसे ही चाहे अर्बन की बात हो, इनके अंदर भी, इंडस्ट्री के अंदर या पॉपुलेशन के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ जियोपॉलिटिक रीजन एंड प्लीज़ एक्सप्लोरिंग दिस इन इंडिया रेफरेंस। तो जियोपॉलिटिक रीजन क्या है और भारत के रेफरेंस में इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। अब जियोपॉलिटिक रीजन आपको भू राजनीतिक, आज अगर देखा जाए जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक सिस्टम बढ़ा है, ये इतना पहले नहीं था। आज हर देश ये चाहता है कि मैं दूसरे देश का एरिया को अपने अंडर में मिला लूँ या इसको अपने कब्ज़े में ले लूँ। आज जैसे कि आप साउथ चाइना सी है या यहाँ का जो इंडोनेशिया के आसपास का जो एरिया, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा आइलैंड्स होंगे
तो वहाँ पर उतने ही कंटिनेंटल शेल्फ चौड़े होंगे, और कंटिनेंटल शेल्फ जितने चौड़े होंगे तो वहाँ पर आपके ऑयल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आज यहाँ पर सभी देशों का एक युद्ध अभ्यास क्षेत्र बना हुआ है। चाइना जैसे देश सोचता है कि ये सभी यहाँ से निकल जाएं और मैं इस एरिया का एक मेन देश हूँ, मैं इस एरिया पे अधिकार कर लूँ, साउथ चाइना सी वगैरह पे, क्योंकि उसने तो स्प्रेटली आइलैंड वगैरह बना चुके हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, आज बहुत सारे ऐसे हैं। अगर मैं न्यू मोरे आइलैंड का बात करूँ जो आपका सुंदरबन डेल्टा के पास में, उसमें बांग्लादेश और भारत के बीच में भी एक जियोपॉलिटिक रीजन बना हुआ है। अगर आप पाकिस्तान और भारत के बीच में जो आपका गुजरात के आसपास का एरिया है वो भी एक डिस्प्यूटेड एरिया बन चुका है। तो ऐसे ऐसे अगर आप लैंड, ज़रूरी नहीं कि कोस्टल एरिया ही एक डिस्प्यूटेड हो, लैंड टू लैंड, जैसे कि अगर आप जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी आपका एक जियोपॉलिटिक रीजन बना हुआ है, डोकलाम का बना हुआ है, गोवान घाटी का बना हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जियोपॉलिटिक रीजन को आप बताइए और इंडिया के रेफरेंस में बताइए कि कैसे कैसे हो आपके मेन जियोपॉलिटिक रीजन है। ऐसे पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करेंगे, आप कितना इसके बारे में सोचते हैं, आपने जियोपॉलिटिक्स को कितना अच्छे तरीके से समझा है। तो ऐसी बातें आपकी पूछी जा सकती हैं। तो एक्सप्लेन टू द एटमॉस्फेरिक वर्टिकली करेक्टरिस्टिक फिनोमिना, यहाँ पे पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है। तो ऐसा भी प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ रैंक साइज रूल एंड हाउ कैन एक्सप्लेन इट इन इंडिया रेफरेंस, कि रैंक साइज रूल आपका क्या है और ये है इसको भारत के रेफरेंस में आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, पहले रैंक साइज रूल को आप एक्सप्लेन कीजिए, फिर भारत के बारे में बताइए। जैसे अभी पीछे सी नेट के एग्ज़ाम में भी प्रश्न आया था, भाई कौन सा शहर, रैंक साइज रूल वहीं पे लागू होगा जहाँ पे जो उस एरिया के, अगर आप स्टेट पे लागू कर रहे हैं तो वहाँ पर एक शहर सबसे बड़ा हो, दूसरा शहर उससे अलग से पता चले कि हाँ ये बहुत बड़ा है, इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। अगर इक्वल पॉपुलेशन अगर आपकी रहती है तो फिर रैंक साइज रूल आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो आपने ये बताना है कि इंडिया में कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, कहाँ पे लागू नहीं होगा, और या हम बात करें स्टेट लेवल पे लागू हो सकता है, नेशनल लेवल पे लगाने में ये समस्याएं आएंगी। तो इस तरह का प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वट हाँ कोई प्रश्न ना छूट जाए, इन वट वे हैव द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक अनोमलीज ऑन द ओशियनिक फ्लोर एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार जो मैग्नेटिक वेव्स वगैरह होती है, अनोमलीज होती हैं, वो आपके ओशियन फ्लोर को समझने में कैसे सहायता करते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को कैसे आपका अपडेट करती हैं आपको समझाने में। कहने का भाव क्या है कि जैसे सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेडिएशन छोड़ता है समुद्र के अंदर, वो आपको बताता है कि कहाँ पर समुद्र की गहराई ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो उस पूरे मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने में, समझाने में, उन वेव्स का, उस मैग्नेटिक रेडिएशन का किस प्रकार हमें सपोर्ट मिलती है उस चीज़ को समझने में, ओशियनिक फ्लोर को या सी फ्लोर स्प्रेडिंग को, उसके बारे में ये आपसे जानना चाह रहा है। तो यानी ये बातें बड़ी सिंपल सी हैं, बस आपका माइंड जानना चाहता है कि ये ऐसे ऐसे रेडिएशन भेजता है, जहाँ से ये वापस मुड़ के आती हैं, ये मान के चलिए वो उसका अबेसियल प्लेन है, या वो रेडिएशन टकरा के क्या पता किसी सी माउंट से भी आ सकती है, गायोड से भी आ सकती है और अबेसियल प्लेन से भी आ सकती हैं। परंतु आपको इसका पता चल जाता है कि रेडिएशन गई और फिर वहाँ से टकरा के वापस आई, वो टोटल लेंथ बताएगी। उस टोटल लेंथ को 2 से डिवाइड करके आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इतनी गहराई होगी। तो इस तरीके का एक कंसेप्ट है ये। और व्हाट इज़ ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या CO2 साइकिल, ये CO2 लिखा गया था परंतु PDF बनाने के दौरान चेंज हो गया है। तो यानी ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका गैस है, उस साइकिल के बारे में पूछा गया है कि ये साइकिल क्या है एंड व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑन आवर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसका हमारी आर्थिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव रहता है। तो ये प्रश्न भी हमने पहले ही बता दिया था पिछले लेक्चर में कि ऐसा ऐसा प्रश्न आने की चांसेस हैं, परंतु आया क्या पेपर में, ये आया कि नाइट्रोजन साइकिल का एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट है। अब आप ये बताइए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी आपका यही होता है अगर देखा जाए तो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है क्या, ऑक्यूपेशन का मतलब आप कैसी गतिविधि में हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में हैं, इंडस्ट्री में हैं, या क्वाइनरी क्वार्टनरी, कैसी भी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन साइकिल का, नाइट्रोजन का, या आपका कहने का मतलब CO2 वगैरह का आपने समझना है कि कहाँ पर किसका क्या इम्पैक्ट है और ये क्या क्या इसका फंडा होता है, कैसे ये बनता है, कितने साल में पूरा होता है।
तो नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन इन जियोपॉलिटिक पावर। अब ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा अलग पूछा गया है। जैसे मैंने अभी जियोपॉलिटिक रीजन के बारे में बताया था आपको, जियोपॉलिटिक है, ये ध्यान रखिएगा, जियोपॉलिटिक कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन इन जियोपॉलिटिक पावर। जैसे इंडियन ओशियन का अगर देखा जाए भू राजनीति की दृष्टि से कितनी इम्पोर्टेंस, आपको पता है इस इंडियन ओशियन से स्वेज कनाल का अटैचमेंट है, कैप ऑफ गुड होप का जो है वहाँ से एक अटैचमेंट है, मलक्का जल संधि के साथ है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने वाले रूट्स भी हैं, नीचे आपका जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट के साथ कॉन्टैक्ट है। तो कहने का, और बीच में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे कंटिनेंटल शेल्फ वगैरह चौड़े होने के कारण ऑयल की पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इसका एक रियल में अगर देखा जाए, मानते हैं कि यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग ज़्यादा है, परंतु रियल में कोरल की मात्रा भी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, एक चूने के भंडार भी हैं यहाँ पे, और ये इसकी गहराई भी कम है। तो उस आधार पे आपने बताना है कि क्या कुछ इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों यहाँ पर बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा अधिकार हो, तो उस चीज़ को आपने बताना है। एक ट्रेड के मामले में क्या बेनिफिट्स है, और यहाँ पे वोल्केनिक करप्शन वगैरह अगर देखा जाए वो आपके ज़्यादा हैं, कम है, या आपका किस तरह की एंडोजेनेटिक मूवमेंट आपकी ज़्यादा हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ डज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन माउंटेन लाइक एज हिमालयाज, मिडल हाईलैंड्स एंड द अरावली माउंटेन्स एंड व्हाट एविडेंस स्पॉट दिस जियोलॉजिकल। देखिए यहाँ से एक प्रश्न क्या पूछा मैंने, इस प्रश्न में ये बोला गया था कि जो इंडियन मॉर्फोमेट्री है, खासकर अगर देखा जाए हिमालयन माउंटेन है, अरावली है, या मिडल हाईलैंड्स वगैरह हैं, यहाँ तक कि डेक्कन प्लेट्यू का भी आपको पता होना चाहिए, कि वो फॉर्मेशन आपको समझनी है कि वो किस तरीके से उसका निर्माण हुआ है। आपको पता है कि हिमालयन माउंटेन की बात करें या अरावली माउंटेन्स की बात करें, या और कहीं ना कहीं एक फोल्डेड प्रोसेस तो हुई है, परंतु कब हुई, कैसे हुई, कैसा फोर्स लगा, कौन सा इनमें पहले बना, कौन सा बाद में बना। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि जो अरावली माउंटेन्स है ये सबसे पुराना है, आर्कियन युग का है, जबकि जो आपका ईओसीन में ग्रेट हिमालय बना, फिर ओलिगो मायोसीन में मिडल बना, इस तरीके से प्लायोसीन में शिवालिक बना। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, किस तरीके से मिडल हाईलैंड का निर्माण कैसे हुआ, तो उसकी फॉर्मेशन तो आपको पता ही पता हो, और साथ में उसका जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यहाँ भी एक वर्ड की मिस्टेक हो गई है, तो परंतु आप जो मैं बोल रहा हूँ उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे को पता है ये पीडीएफ मैंने खुद ने तैयार की है ऐसे ऐसा करके। तो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहना चाह रहा हूँ कि इसको आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर किस तरह की प्रोसेस रही है, क्या कुछ मेन फैक्टर रहे हैं, तो उसको आपने बताना था। और आप ये भी बता सकते हैं कि किस में किस तरह के खनिज मिनरल्स वगैरह ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं देखने को, तो ऐसा चीज़ भी आप बता सकते हैं, ताकि आपको रियल में पता चले कौन सा इनमें लेटिट्यूडिशनल है, कौन सा लॉन्गिट्यूडिशनल है, कौन सा किस तरह का ड्रेनेज कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है, कहाँ पे सेंट्रीपिटल है, कहाँ पे आपका एक पैरेलल टाइप का ड्रेनेज है। तो हर चीज़ से वेजिटेशन कवर पर भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेज हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन इन जियोपॉलिटिक पावर्स। इंडियन ओशियन का जियोपॉलिटिक पावर में क्या योगदान है, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये दो क्वेश्चन, यानी आप ये कि मान के चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है कि हाउ डज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन माउंटेन्स, ओके सॉरी ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया व्हाट आर द मेन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। हाँ, ये सेंट्रीफ्यूगल लिखना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल जिसको रेडियल भी बोला जा सकता है, कि भारत के ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर पेपर में प्रश्न आना ही आना है। मैंने पहले भी आपको बोला था भाई कौन सी ऐसी नदियां हैं जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से, रेडियल से, यानी जैसे अमरकंटक है वहाँ से सेंट्रीफ्यूगल देखने को मिल रहा है, जबकि मणिपुर की तरफ आप जाओगे तो सेंट्रीपिटल देखने को मिलता है। तो ऐसा हमें पता होना चाहिए। जैसे मानसरोवर झील का भी अगर हम देखें तो वहाँ से भी अगर देखा जाए तो कुछ उस मानसरोवर झील वाला जो एरिया है, या मैं कहूँ कैलाश माउंटेन्स के आसपास का, वो भी एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है, क्योंकि जैसे इंडस निकल के आती है, सतलुज निकल के आती है, और इसके पास वाला जो एरिया है वहाँ से आपका गंगोत्री वगैरह का जो पोर्शन है, यमुनोत्री का है, कुछ ऐसा निकल के चारों ओर ऊपर भी आपका ऐसा ही है।
तो इस तरीके से कुछ चाइना की तरफ चली जाती हैं, तो उस चीज़ को हमने समझना है, तो ये ध्यान रहे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ जेट स्ट्रीम, या आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है या जेट स्ट्रीम क्या है, एंड हाउ इन्फ्लुएंस द विंटर वेदर पैटर्न, और हमारे सर्दियों में क्या चेंज लेके आती है, आपको पता होना चाहिए। जेट स्ट्रीम या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आपके सर्दियों में आते हैं, पश्चिम की तरफ से आते हैं, यानी मेडिटेरियन से आते हैं, और ये आपके अरेबियन कंट्री को पार करके जब हिमालयन माउंटेन से टकराते हैं तो हमारे नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल होता है, और ये एक किस्म से पश्चिम विक्षोभ ही हैं, या इसको आप जेट स्ट्रीम कह सकते हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी जेट स्ट्रीम उतना ही एक्टिव होती जाएगी, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी, सूर्य नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ आता जाएगा, तो जेट स्ट्रीम आपकी नॉर्थ पोल की तरफ खिसकती जाएगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी पेपर में प्रश्न आने की पूरी चांसेस हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउ मैनी टाइप ऑफ वेजिटेशन, या मैं कहूँ फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन है क्या और कितने प्रकार की वेजिटेशन भारत में पाई जाती है, या फॉरेस्ट एरिया कितने प्रकार का पाया जाता है, ये फॉरेस्ट है। और फिर लिखा गया है कि कॉर्नर वर्ड कैसे आ गया, इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया कहना चाह रहा हूँ कि नेचुरल वेजिटेशन है क्या, हाउ मैनी टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया, कि भारत में कितने प्रकार के वन हैं या वेजिटेशन है, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं आपको पता होगा, उसी तरीके से और भी मिक्स्ड फॉरेस्ट भी आपका हो सकता है, अल्पाइन वेजिटेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो वेजिटेशन का एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इन विच क्लाइमेटिक कंडीशन ग्रो ट्रॉपिकल मैंग्रोव एंड आपका अल्पाइन वेजिटेशन लिखना चाह रहा था मैं यहाँ पे। अरे भाई यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वेजिटेशन है क्या, वेजिटेशन की टाइप्स क्या हैं, और भारत में ये कहाँ कहाँ पे कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, और उसमें से स्पेशली अगर हमें देखा जाए, या मेरा कहने का मतलब आपने इस तरीके से पढ़ना है कि ट्रॉपिकल वेजिटेशन है क्या, टर्म कंडीशन आपकी इसके लिए होनी चाहिए, जोग्राफिकल कंडीशंस क्या चाहिए इसके लिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए क्या चाहिए, या अल्पाइन वेजिटेशन के लिए कितना एल्टीट्यूड, कितना रेनफॉल, कितना सनशाइन, कैसी सॉइल्स, ऐसी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक हो गई है। मैं एक बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके इस PDF को अपने लिंक में इसको दे दिया जाएगा, अपने आप जब YouTube के ऊपर देखोगे तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरियाज़ एंड हाउ कैन बी सॉर्ट आउट। व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरियाज़, अर्बन एरिया को लेके क्या क्या समस्याएं हैं और उनको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। वो वाटर पोल्यूशन की भी हो सकती है, एयर क्वालिटी की भी हो सकती है, विजुअल पोल्यूशन की भी हो सकती है, साउंड पोल्यूशन की भी हो सकती है, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अब की बार पूछा गया था शायद एयर क्वालिटी के ऊपर कि अर्बन एरिया के अंदर जो एयर क्वालिटी को लेके एक बहुत बड़ी समस्याएँ जो बनी हुई हैं उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे दूर की जा सकती हैं और हम इसमें ऐसे ऐसे बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। Which are the main characteristic that separate to rural and urban settlement pattern with diagram। यहाँ पे ये बताना चाहा है कि रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए रूरल की क्या करैक्टरिस्टिक रहती हैं, अर्बन की क्या करैक्टरिस्टिक रहती हैं, और इनकी अगर सेटलमेंट के पैटर्न की अगर बात की जाए तो वो आपको पूरा नक्शे के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रूरल सेटलमेंट है वो किसी नदी के किनारे भी हो सकता है, एक गांव के रूप में चौक आकार का भी हो सकता है, कोई वाटर बॉडी के चारों ओर भी हो सकता है। तो वो सारी पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जबकि अर्बन सेटलमेंट की आप बात करोगे क्लस्टर टाइप में मिलेगा, कहीं ना कहीं क्या पता यूनिफॉर्म टाइप का भी मिल जाए। तो वो सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आ सकता है विच आर द अर्बन जोग्राफर दैट्स वर्क ऑन ओरिजिन ऑफ टाउन लाइक एज द लुइस मम्फोर्ड, पैट्रिक गेडिज एंड ग्रिफिथ टेलर। यहाँ से 100% प्रश्न आएगा पेपर में। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ और आप पेपर के बाद भी देख लेना कि ओरिजिन ऑफ टाउन को लेके किस किस स्कॉलर ने काम किया है। जैसे लुइस मम्फोर्ड है, पैट्रिक गेडिज 6 स्टेज बांटी थी, पैट्रिक गेडिज ने 3 बांटी थी, ग्रिफिथ टेलर ने आपकी 6, लुइस मम्फोर्ड ने 6 और गिब्स ने आपकी 5। तो उस तरीके से जो एक नगर कैसे आपका डेवलप होता है, जैसे सेबेनफेंटाइल, इन्फेंटाइल, जुवेनिल, फिर एडोलेसेंस, फिर मैच्योर, लेट मैच्योर, इस तरीके से। ऐसे इकोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरनोपोलिस, नेक्रोपोलिस, इस तरीके से जो स्टेज बांटी गई थी अलग अलग स्कॉलर के द्वारा। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग एंड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एज वेल एज बायोस्फीयर रिजर्व। कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका क्लाइमेट चेंज
कि किस तरीके से एंड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज की जलवायु परिवर्तन पर क्या इसका प्रभाव हमें दिखाई देने लग रहा है, या कहीं जलवायु परिवर्तन में कैसे इसका एक अहम भूमिका निभाता है ग्लोबल वार्मिंग, और हमारे इस बायोस्फीयर के ऊपर इसके क्या इफेक्ट हैं। आपको पता है बायोस्फीयर मीन्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिला के आपका बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर बहुत बड़ा स्फीयर है, यानी कहने का मतलब जो बायोटिक फिनोमिना है आपका पानी के अंदर भी देखने को मिलता है, स्थल पे भी मिलता है और एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, तभी जाके इस बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। यानी बायोस्फीयर जो रिलम है वो एक बहुत बड़ा रिलम है अपने आप में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट राइट ए नोट ऑन पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जिसको एनएफएसए 2013 अब की बार भी पेपर में आया था, और ये हमने पहले ही बोल दिया था क्योंकि जिस हिसाब से +2 के अंदर ये एक टॉपिक है, तो अब की बार ये अभी ग्रेजुएशन के अंदर भी आपका आता है, और यहाँ पे मास्टर डिग्री में भी है ये टॉपिक। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से लोगों को अनाज या कुछ जो फूड्स आइटम हैं, फंडामेंटल आइटम है, वो आपको देता है, उसके लिए क्या टर्म कंडीशन है इंडिया लेवल पे, वो आपको पता होना चाहिए। विच पोल्यूशन इज़ मोर डेंजरस इन वाटर, लैंड या एयर पोल्यूशन, इसके ऊपर एक पोल्यूशन के ऊपर प्रश्न आना ही आना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका मोर डेंजरस है। वैसे कोई भी पोल्यूशन ऐसा नहीं होता जो डेंजरस ना हो, सभी के सभी यानी कहने का मतलब एक्सेस पोल्यूटेंट जो हमारे इन्वायरमेंट में जिस प्रोडक्ट के अंदर बढ़ जाएगा वो हमारे लिए एक ख़तरनाक साबित होता है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs एंड SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंस इन फ्यूचर ऑन ग्लोबली। यानी आपका जो जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है ये 2000 में स्टार्ट हुआ था, 2015 तक चला था, फिर उसके बाद में 2015 में वो टारगेट मिल नहीं पाए, तो उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, इसने आपका 2030 तक का आंकड़ा रख दिया। तो वो आपको पता होने चाहिए, पहले 8 थे फिर 17 हुए, कितने देशों ने भाग लिया, अब क्या टारगेट रखा गया है, किस रिपोर्ट में हम हैं, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, या हम यानी कुछ जो पैरामीटर हैं कि भाई जीरो हंगर होना चाहिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, एजुकेशन निःशुल्क होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, और सैनिटेशन वगैरह के ऊपर ऐसे पैरामीटर बनाए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और ख़ासकर कंपैरेटिव भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर द मेन रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ क्या ये व्हाट आर द मेन रीजन एंड फैक्टर दैट लीडिंग टू द स्लम एरियाज। यानी यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा फिर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई है। व्हाट आर द मेन रीजन्स एंड फैक्टर, व्हाट आर द मेन रीजन एंड फैक्टर दैट लीडिंग टू द स्लम एरियाज, यानी जो भारत में जो स्लम एरिया, जो मलिन बस्तियाँ हैं, जो खासकर बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलती हैं, वो उनको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से मेन कारक भूमिका निभा रहे हैं, यानी कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्लम एरिया को बढ़ावा दे रहे हैं बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। या आज अगर देखा जाए जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हब होता है स्लम एरिया, और वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी के ढेर देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए कारण क्या है जो स्लम एरिया बढ़ता जा रहा है। और ये सेम ऐसा ही प्रश्न आपका PGT लेक्चर में भी पूछा गया था और अभी भी आएगा, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे कि भारत में थी धारावी मलिन बस्ती, और अमेरिका में जैसे गिटो, तो ऐसी ऐसी कुछ मलिन बस्तियाँ हैं। जैसे अभी भारत वाली को मलिन बस्ती को उठा दिया गया है धारावी को, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया है। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल वाटरवे इन इंडियन इकोनॉमी, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे वाटरवे हैं, नेशनल वाटरवे 1, जैसे इलाहाबाद से हल्दिया, फिर हल्दिया से एक है आपका पहला है इलाहाबाद से हल्दिया, एक है आपका सदिया से दुबरी। इस तरीके से जो भी भारत के जो 6-7 मेन हैं, वैसे 44 के अराउंड नेशनल वाटरवे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाटरवे किस किस नदी पे बनाया गया है, कहाँ कहाँ किसको जोड़ता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पूरा मैप के साथ आप बनाइएगा। और कितना हम ट्रेड इंडिया लेवल पर एक देश के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के कितना ट्रेड हम कर पाते हैं, कितना हम अपना फ्यूल्स की सेविंग कर पाते हैं, कितनी अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाते हैं, इस तरह की बात आपको ध्यान होना चाहिए कि नेशनल वाटरवे का क्या इम्पोर्टेंस
आई है आज इंडियन इकोनॉमी में। व्हाट आर द मेन स्ट्रेटजीज हैज़ इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इट्स ट्रेड बैलेंस, कि अगर देखा जाए भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड को एक बैलेंस रखने के लिए, एक संतुलित रखने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं, उस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो ये अपने क्वेश्चन रहेंगे और मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, आपने अगर इन क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आप अपने पेपर में 18 में से जो 15 क्वेश्चन आपने करने हैं आप वो ऑलमोस्ट कर पाएंगे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई भी समस्या अगर आती है तो आप निसंकोच हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सभी क्वेश्चंस हैं इनको हमने, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई हैं जो मैंने कल ही इसको टाइप करने की कोशिश की थी, फिर जब इसको मैंने एक टाइप करके जब इस चीज़ को बनाया तो उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे यानी इनकी स्पेलिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक हुई है, परंतु आपने इसको ध्यान से सुना होगा तो आप वो मिस्टेक कोई मायने नहीं रखती हैं। तो मैं आपको बताऊं इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर या इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और भी हैं, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन हमारी इस बुक में है, तो हमने पूरी क्वेश्चंस को इस बुक के अंदर शामिल कर दिया है, जो अभी आपके जनवरी में शायद परमेश्वर ने अगर चाहा तो हमारे पेपर में इस क्वेश्चन से आपको पेपर में बहुत हेल्प होने वाली है। कॉर्नर स्टोन ऑफ ज्योग्राफी जो स्पेशली आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से तैयार की गई है, जो यूपीएससी मेंस के लिए भी रहेगी और हमारे एचपीएससी के लिए। और स्टेट में अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न ही चल रहा है। उस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए हमने एक दूसरी बुक का भी अभी विमोचन किया जाएगा, जो हमारी बहुत लंबे टाइम से हमने जिसके ऊपर काम किया था। तो कॉर्नर स्टोन ऑफ ज्योग्राफी ये आपकी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम के लिए हमने ये जो बुक बनाया है क्वेश्चन बैंक है, जो आपका लगभग 5000 प्लस आपके क्वेश्चन इसके अंदर लिखे गए हैं। पूरे इंडिया में ओवरऑल कहीं भी कोई किसी तरह का एग्ज़ाम हो रहा है उन सबको हमने बेस मान के इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया है, जो एचपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए, यूजीसी नेटो के लिए और अभी आरपीएससी की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए भी एक बेहद कारगर साबित होगी। तो मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि आप सब भावी एचपीएससी प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने में इस बुक का आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करें। और मैं कह रहा था कि परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि आपके लिए कि आने वाली भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए हरियाणा में भी, और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिले। राजस्थान के अंदर होने वाली परीक्षा है जो कॉलेज कैडर में, जिसमें 60 पोस्ट आई हैं, उसके अंदर भी आप अच्छी भूमिका निभा पाएँ। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इतना कहना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें और पढ़ने के बाद में इनके ऊपर अमल करें, क्योंकि ये आपकी वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।